हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र देखो क्या है, मान लो ये एक गोला है, ठीक है, ये खोखले गोले हैं दोनों। इस अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है a, और बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है b। इसकी हमें क्या, इस संधारित्र की हमें क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। इसमें हम इस संधारित्र की धारिता निकालें, इसको हम क्या बोलें? गोलीय संधारित्र। अब देखो इनकी जो सतह होंगी, पहला गोला ऐसा होगा, इसके ऊपर से ये सतह और होगी, और दोनों क्या सतह इस तरह से दी हुई है। इसमें हम सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, जब दोनों गोलों केस फर्स्ट लिया हमने, जब बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तथा अंदर की सतह को Q आवेश दिया जाता है। हम क्या केस ले रहे हैं इसमें? जब बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तथा अंदर की सतह को Q आवेश दिया जाता है। अंदर की सतह ये कितना A है, और ये क्या है B। तो B को तो पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसका विभव कितना हो गया? 0। A को हमने क्या दिया? Q आवेश दे दिया। A को क्या दे दिया? प्लस का Q आवेश दे दिया। अब देखो होगा क्या, जब A को हमने प्लस Q आवेश दिया तो ये प्लस Q आवेश की सतह पर होगा, तो प्लस Q आवेश की वजह से B पर तो कोई आवेश नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कोई आवेश नहीं है और ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रेरण की वजह से ये अगर प्लस Q आवेश है तो यहाँ पर भी कुछ आवेश प्रेरित हो जाएगा, कुछ आवेश आ जाएगा, वो क्या? प्रेरित आवेश। तो क्या मान लेते हैं? Q इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब इंडक्शन से, मतलब प्रेरण से। Q इंड्यूस मतलब इंडक्शन से या प्रेरण से जो आवेश आया वो Q इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम ये निकालते हैं Q इंड्यूस्ड कितना है। और ये धनात्मक आवेश है तो यहाँ पे कुछ ऋणात्मक आवेश प्रेरण की वजह से आ जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और Q इंड्यूस्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या, B का विभव 0 है, क्योंकि इसको क्या पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं VB इक्वल टू 0। B का विभव 0 है। अब देखो यहाँ हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस Q और एक कितना? Q इंड्यूस्ड। इन दोनों की वजह से B पर विभव कितना होना चाहिए? 0। A वाले गोलीय चालक की वजह से ये बिंदु क्या बाहर का बिंदु हो गया, और यहाँ से दूरी भी कितनी हो गई? B हो गई। तो VB इक्वल टू 0, तो लिखें VB ड्यू टू A प्लस VB ड्यू टू B इक्वल टू 0। VB क्या है? B पर विभव A के कारण प्लस B पर विभव B के कारण इक्वल टू 0। B पर विभव A के कारण कितना है? KQ अपॉन B। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? B आउट। ये तो क्या बाह्य बिंदु हो गया, और किसी गोलीय चालक के बाहर बिंदु पर विभव के क्या निकालते हैं? KQ अपॉन R। तो KQ अपॉन B हो गया, प्लस VBB, B की वजह से मतलब सतह पर आवेश की वजह से इसी पर विभव निकाल रहे हैं, तो इस सतह की वजह से इसी पर विभव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? KQ इंड्यूस्ड अपॉन B इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करें? K अपॉन B को कॉमन ले लेंगे, ये K अपॉन B कॉमन आ गया, कितना बचेगा? प्लस Q इंड्यूस्ड इक्वल टू 0। यहाँ से Q इंड्यूस्ड हो जाएगा माइनस के Q। इससे हमें क्या समझ में आता है
कि यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो माइनस का क्यू चार्ज यहाँ जाएगा, क्यू इंड्यूड कितना हो गया माइनस के क्यू चार्ज। क्या एक संधारित्र बन गया जिसकी इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी प्लेट पर माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू यहाँ पर ऐसे इसकी सतह पर है और यहाँ पर क्या है माइनस का क्यू चार्ज। क्या ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हो गई। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। इसकी धारिता निकालने के लिए C होता है Q अपॉन V। C क्या होता है Q अपॉन V। धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V और V क्या है, इन दोनों के बीच का विभवांतर। तो V क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा कितना, VA माइनस VB। C इक्वल टू Q अपॉन V में Q अपॉन VA माइनस VB हो गया। C इक्वल टू Q अपॉन VA, A पर विभव कितना है, A पर बात करते हैं, इस पर विभव। तो यहाँ पर VA निकालें, इधर निकाल लेता हूँ मैं, VA इस पर विभव निकालना है तो इस प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू दोनों की वजह से विभव होगा। इस प्लस क्यू की वजह से इसकी सतह पर विभव कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए। और इस माइनस क्यू की वजह से तो ये वाली सतह क्या आंतरिक बिंदु है और आंतरिक बिंदु पर विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, आर उसकी रेडियस होती है, प्लस के आवेश कितना है माइनस के क्यू अपॉन आर, आर कितना है। तो ए का विभव निकल के आया वी ए बराबर के को, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, के क्यू को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी हो गया। ये ए पर विभव हो गया। बी पर विभव निकालेंगे वी बी, तो बी को तो क्या पृथ्वी से जोड़ दिया गया तो उसका विभव कितना 0 है, तो वी बी कितना है 0। तो यहाँ पर वी ए का मान लिखते हैं, वी ए कितना है के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और बी का विभव कितना है 0। तो Q से तो Q कट गया, C हो जाएगा 1 अपॉन K को क्या लिखेंगे 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ए बी को क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ये हो गया B माइनस ए। 4 पाई एप्सिलॉन का ऊपर चला जाएगा, ए बी भी ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा B माइनस ए। तो यहाँ से C हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अच्छा बी माइनस ए देखें तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बी है और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी ए है। अगर और बी माइनस इन दोनों के बीच का गैप हो गया, अगर मैं इसका गैप निकालूं ये वाला तो ये कितना हो जाएगा बी माइनस ए। अगर मैं बी माइनस ए मतलब दोनों गोलीय चालकों के बीच का गैप कम करता जाऊं तो क्या इसकी धारिता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो गोलीय चालक ये गोलीय संधारित्र की धारिता क्या निकल के आई C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये संधारित्र कब निकाली है, संधारित्र की धारिता कब है, जब बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और आंतरिक सतह पर क्यू आवेश दिया गया, मतलब ये केस फर्स्ट के लिए धारिता निकाली है। अब देखो सेकंड केस देखते हैं। इसमें दिया हुआ व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ, मतलब जब अंदर के गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। मतलब अब क्या किया, अंदर वाले स्फीयर को तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया और बाहर वाले स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। पहले बाहर वाले को जोड़ा था पृथ्वी से और अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया था, अब अंदर वाले को अर्थ से जोड़ दिया और बाहर वाले को प्लस क्यू चार्ज दे दिया। इस स्थिति में क्या होगा, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाले पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्रेरण की वजह से अंदर वाले पर क्या माइनस के कुछ चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ, इस वाले पर क्या प्लस का चार्ज है, बाहर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है।
तो उसकी वजह से अंदर वाले पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो मैंने क्या लिखा, Q इंड्यूस्ड। इस पर कितना चार्ज आ गया, अंदर वाले पर Q इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर इस सिचुएशन में VA कितना है, 0, A का पोटेंशियल 0 है। Q इंड्यूस निकालने के लिए VA इक्वल टू 0 लगा दिया। VA इक्वल टू 0 लगाया तो VA क्या है, इस सरफेस पर पोटेंशियल, तो इस सरफेस पर पोटेंशियल Q इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल प्लस Q की वजह से पोटेंशियल। Q इंड्यूस की वजह से इस पर पोटेंशियल हो जाएगा K Q इंड्यूस्ड अपॉन कितना A, प्लस इसकी वजह से देखेंगे तो इसके लिए तो क्या अंदर वाला पॉइंट हो गया, और यहां से अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, K Q अपॉन B। अगर कोई स्पेरिकल स्फीयर है, ठीक है ना, उसके अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल K Q अपॉन कैपिटल R, मतलब उसकी त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी रेडियस कितनी है, B है, तो K Q अपॉन B इक्वल टू क्या कर दिया, 0। K को यहाँ से कॉमन ले लिया या इसको इधर ले जाते हैं तो K Q इंड्यूस्ड अपॉन A इक्वल टू माइनस के K Q अपॉन B। K से K कट जाएगा और A का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से Q इंड्यूस्ड निकालना है, तो A का मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस लग रहा है, माइनस A अपॉन B टाइम्स Q। ये क्या निकल के आया, Q इंड्यूस्ड। इसे पहले वाले केस में क्या हुआ था, Q इंड्यूस्ड माइनस Q आया था, इस पर माइनस Q नहीं है, Q इंड्यूस्ड क्या, माइनस A अपॉन B टाइम्स Q है। तो यहाँ पे Q इंड्यूस्ड लिख लिया कितना, माइनस के A अपॉन B टाइम्स Q। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, और कैपेसिटेंस C होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, और V क्या है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V B माइनस VA। अच्छा, इस बार V B माइनस VA क्यों किया है, क्योंकि B पर पॉजिटिव चार्ज है, A पर नेगेटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का पोटेंशियल निकालेंगे। V B का पोटेंशियल अगर निकालें, V B पर पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे देखो A का पोटेंशियल तो 0 है, क्यों 0, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। B का पोटेंशियल V किसके बराबर हो जाएगा, VB के, ये 0 हो गया तो V किसके, VB के इक्वल हो गया, और VB क्या है, इस Q इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल प्लस Q की वजह से पोटेंशियल, किस पर, B वाली सरफेस पर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ से B डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो हो जाएगा K माइनस के A अपॉन B Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है B, K Q अपॉन डिस्टेंस R प्लस K Q अपॉन B। इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर K Q अपॉन B हो गया। यहाँ से V निकल के आएगा, K को कॉमन ले लेते हैं, माइनस के A अपॉन B, और B कितना, B स्क्वायर Q प्लस Q अपॉन B। यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे, V इक्वल टू K की जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से B स्क्वायर हमने क्या एलसीएम ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस के AQ, और यहाँ पर B का B स्क्वायर से डिवाइड है तो B आएगा, B का Q से मल्टी कितना, BQ। यहाँ से V हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये B प्लस का और माइनस का A कितना हो जाएगा, B माइनस A अपॉन B। ये पोटेंशियल भी हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो गोलीय संधारित्र की धारिता,
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता, C हो जाएगा Q अपॉन V। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, C इक्वल टू Q कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कितना B माइनस A C इक्वल टू Q अपॉन V की जगह क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन B स्क्वायर। Q से Q कट जाएगा, यहाँ से C निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, B स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। तो ये क्या निकल के आई, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कब, जो गोलीय संधारित्र की धारिता कब, जब बाहर वाली सरफेस को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है और अंदर वाली सरफेस को हमने पृथ्वी से या अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अब देखो ये जो हमने कैपेसिटेंस निकाली ये हमने सेकेंड केस के लिए निकाली है। सेकेंड केस क्या है, जब बाहर वाली सरफेस को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और अंदर वाली को अर्थ किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट केस को अगर याद करें तो केस फर्स्ट की कैपेसिटेंस निकल के आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस। ये फर्स्ट वाले केस की कैपेसिटेंस है। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ C सेकेंड दिया हुआ है, वो कितना दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। इसमें क्या कर दिया, प्लस कर माइनस कर दिया कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अगर मैंने जो वैल्यू माइनस की है उतनी ही वैल्यू अगर प्लस कर दूं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतनी ही वैल्यू मैंने प्लस कर दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस। मतलब जो C सेकेंड वाले केस में जो कैपेसिटेंस निकल के आई थी उसमें पहले वाले केस की कैपेसिटेंस को माइनस किया और पहले वाले कैपेसिटेंस को प्लस किया। अब देखो इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो इनका एलसीएम B माइनस ए हो जाएगा। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और B माइनस ए, या इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ये चीज़ें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचेगा B स्क्वायर माइनस ये कितना बचेगा AB प्लस ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस ए, ये क्या है C फर्स्ट। ये फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस निकल के आई थी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये C सेकेंड निकालना है, तो C सेकेंड के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कितना B माइनस ए, यहाँ पे B स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है। अगर B को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा B माइनस ए प्लस C फर्स्ट केस की कैपेसिटेंस। B माइनस ए से B माइनस ए मर गया, ये बचेगा C सेकेंड इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस C फर्स्ट, या बोले C सेकेंड इक्वल टू C 1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा। अब इस बात को समझते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, सेकेंड वाले केस की कैपेसिटेंस पहली बात फर्स्ट वाले केस से ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, और B क्या है, आउटर वाले स्फीयर की रेडियस। जो बाहर वाला जो गोला है उसकी रेडियस कितना है, B है। तो मतलब अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं जिसकी रेडियस कितनी है R, इसकी रेडियस कितनी है R, तो इसकी कैपेसिटेंस C हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, मैं सिंपल एक स्फीयर बना रहा हूं तो इसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। यहां पर देखेंगे ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी रेडियस भी कितनी है, B है। इसकी रेडियस कितनी B है, और ये कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B।
4 पाई एप्सिलॉन आर, ऐसे कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो फर्स्ट वाले की कैपेसिटेंस प्लस कितनी कैपेसिटेंस ऐड हो गई, जो अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है और सिंगल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस होती है। अच्छा ये होता कैसे है, अब इस चीज को समझते हैं। अब देखो यहां पर C सेकेंड वाले केस में निकल के आया था C1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये निकल के आया था। अब इसको समझते हैं क्या चीज है। सेकेंड वाले केस में बाहर वाले को कितना प्लस का Q चार्ज दिया हुआ है और अंदर वाले पर चार्ज कितना आ गया माइनस के कितना आया था A/B टाइम्स Q। अगर इस सरफेस पर माइनस के A/B टाइम्स Q चार्ज है तो इसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज की बात करें तो बाहर वाली सरफेस के भी अंदर देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कितना है, ये माइनस A/B टाइम्स Q है। तो इस B वाले स्फीयर के अंदर वाली सरफेस, B वाले स्फीयर के अंदर वाली सरफेस पर चार्ज होगा प्लस के A/B टाइम्स Q। इसकी अंदर वाली सरफेस पर प्लस A/B टाइम्स Q चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज प्लस Q है, तो इसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कितना होगा, इसकी बाहर वाली सरफेस, इस पर टोटल चार्ज Q था, अंदर वाली पे A/B टाइम्स Q है, तो इस पर बचेगा कितना Q माइनस A/B टाइम्स Q। तो ये हो जाएगा कितना B माइनस A/B टाइम्स Q। तो इस जो सेकंड वाला स्फीयर है उसकी अंदर वाली सरफेस पर प्लस A/B टाइम्स Q और बाहर वाली सरफेस पर B माइनस A/B टाइम्स Q चार्ज है। मतलब इसकी दोनों साइड में चार्ज है, अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है। अंदर की जो कैपेसिटेंस निकल के आई वो तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के इक्वल है और बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आएगी वो किसकी तरह से होगी, जैसे ये R रेडियस है या मान लो एक B रेडियस है, केवल इसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कितना है Q है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी निकलती आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ठीक है ना, ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करती कितना चार्ज है, लेकिन अगर इसकी दोनों सरफेस पर चार्ज है तो अंदर से अलग कैपेसिटेंस आएगी और बाहर से अलग कैपेसिटेंस आएगी। अंदर की वजह से कैपेसिटेंस कितनी निकल के आई C1 और बाहर की वजह से कितनी निकल के आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अगर B इसकी रेडियस तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, इसलिए सेकंड वाले केस में कैपेसिटेंस फर्स्ट वाले केस से ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अनंत लंबाई के चालक बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लो एक अनंत लंबाई का एक चालक बेलन है, ठीक है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दिया हुआ है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, एकांक लंबाई पर आवेश। मान लेते हैं L लंबाई पर आवेश कितना कैपिटल Q है, तो एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाएगा Q अपॉन L, तो Q हो जाएगा कितना लैम्डा टाइम्स L। ठीक है, यहाँ पर एक बेलन दे दिया जिसकी त्रिज्या R है, इस बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो ये बेलन का अक्ष हो गया, ये सतह हो गई, अक्ष और सतह के बीच में देखेंगे तो ये कितना R, तो ये आंतरिक बिंदु हो गया। R क्या है, कैपिटल R से छोटा है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र कितनी निकल के आती है 0। जब ये R इसकी सतह की बात करें, सतह पर ये क्या है, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, और स्मॉल r अगर कैपिटल बराबर हो गए मतलब किस पर, सतह पर। सतह पर देखें स्मॉल r कैपिटल बराबर होगी मतलब सतह पर हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो ये निकल के आता है 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R। और यहाँ पर लेंगे बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, तो बाह्य बिंदु की बात करेंगे तो स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। जब बाहर की बिंदु की बात करेंगे तो ये R बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से।
इनके लिए वैद्युत क्षेत्र 0, इसके लिए 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर, इसके लिए 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। ऐसा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेरिवेशन कराया हुआ है। इसको थोड़ा सा केवल क्या कर रहे थे, हम रिकॉल कर रहे थे। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, मतलब कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता। जो बेलनाकार संधारित्र बनाएंगे कैसे, पहले हमने एक बेलन बनाया और उसमें कुछ गैप दे के दूसरा बेलन बनाया, मतलब 2 प्लेटें बनानी होंगी बेलनाकार। तो हमने 2 प्लेटें बना ली बेलनाकार, जिसकी लंबाई कितनी L है, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी A है, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी B है, दोनों खोखले बेलन है, ठीक है, पतली चद्र के बने 2 बेलन है। बाहर वाले को हमने क्या पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ये अंदर वाला A है, बाहर वाला क्या है, B है। इसकी मुझे संधारित्र की धारिता निकालनी है और संधारित्र की धारिता C होता है कितना, Q/V। मतलब कि हमें इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालना होगा और विभवांतर निकालने के लिए V क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर माइनस साइन के साथ, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। तो अगर मैं VAB निकालूं, A और B के बीच का विभवांतर निकालूं, तो समाकलन हो जाएगा माइनस के समाकलन E कितना, देखो A से बाहर की बात करेंगे तो E जो हो जाएगा कितना, 2k लैम्डा अपॉन आर डी आर, 2k लैम्डा अपॉन आर डी आर। बाह्य बिंदु के लिए 2k लैम्डा अपॉन आर ही होता है, तो इस A वाले के लिए क्या बाहर वाला बिंदु है, दूसरे को तो हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो 2k लैम्डा अपॉन आर टाइम्स डी आर, ठीक है। इसकी लिमिट की बात करेंगे तो मुझे A से लेके B तक का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर चाहिए, तो A के लिए अक्ष से दूरी कितनी है, स्मॉल a है, और B के लिए अक्ष से दूरी कितनी है, स्मॉल b है। तो R का मान A से लेके B तक परिवर्तित होगा। अब इसमें क्या क्या, VAB इक्वल टू माइनस के 2k लैम्डा समाकलन A से लेके B तक 1/r डी आर। 1/r का समाकलन कितना हो जाएगा, log r। तो यहाँ पे क्या रख दिया, VAB माइनस के 2k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना लैम्डा 1/r का इंटीग्रेशन log बेस E r। समाकलन की लिमिट A से लेके B तक हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, VAB इक्वल टू माइनस के 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस E B माइनस लॉग बेस E, लोअर लिमिट कितना A, ये लॉग B माइनस लॉग A हो गया, तो ये हो जाएगा VAB इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस E B अपॉन A। ये क्या निकल के आया, दोनों सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना क्या था, कैपेसिटेंस, मतलब संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता, अच्छा संधारित्र की धारिता C होता है Q/V। C इक्वल टू Q की जगह पे कितना, लैम्डा टाइम्स L, Q हो जाएगा लैम्डा L, और V कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस E B अपॉन A। लैम्डा से लैम्डा मर गया और 2 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से C हो जाएगा कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग बेस E B अपॉन A। ये क्या होगा, संधारित्र की धारिता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग बेस E B अपॉन A, ठीक है। ये तो संधारित्र की धारिता हो गई। अब इसके बाद कई बच्चों को शायद ये डाउट आ सकता है, सर ये माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस आया था, तुम ये माइनस का क्यों नहीं लिया।
हम जो विभवांतर निकालते हैं वो धनात्मक प्लेट का विभवांतर माइनस ऋणात्मक प्लेट का विभवांतर निकालते हैं, तो वो क्या हमेशा धनात्मक ही आएगा। ये ऋणात्मक आ गया है, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकाल लिया, VB माइनस VA निकल आया। ये VAB कितना, VB माइनस VA निकल आया है। जब VA माइनस VB करेंगे, धनात्मक प्लेट का विभव माइनस ऋणात्मक प्लेट का विभव, तो माइनस हट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो इसलिए माइनस लगाया ही नहीं। दूसरी बात, जैसे कि जब प्रतिरोध होता था, प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसे ही जो कैपेसिटर है, ऐसे ही जो कैपेसिटर वो भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्योंकि कैपेसिटेंस होता क्या है कि आवेश को स्टोर करने की क्षमता, भाई या तो क्षमता होगी तो धनात्मक है, और अगर क्षमता नहीं है तो क्षमता जीरो हो जाएगी, ऋणात्मक क्षमता तो हो ही नहीं सकती। जैसे रेजिस्टेंस धनात्मक रहता है हमेशा, प्रतिरोध का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसे ही संधारित्र की धारिता भी हमेशा धनात्मक होती है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए विभव को हम क्या लेंगे, यहाँ पर धनात्मक ही लेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, संधारित्रों का संयोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो कि ये कैपेसिटर हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में अगर एक के बाद एक कैपेसिटर जुड़ा होगा, तो ये कितना कैपेसिटर है, C1, ये कितना है C2, ये कितना है C3। इन कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अब यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा, बैटरी से मान लो क्या चार्ज फ्लो हो रहा है, Q और Q। बैटरी से मतलब बैटरी के अंदर से क्या आता है, चार्ज। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है, बैटरी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो बैटरी चार्ज नहीं दे रही, जितना चार्ज दे रही उतना चार्ज ले भी रही है, लेकिन बैटरी से चार्ज फ्लो हो रहा है और इधर से आके यहाँ बैटरी में मिल रहा है। तो Q चार्ज अगर मान लो इधर गया, तो इस प्लेट पर कितना प्लस Q चार्ज हो जाएगा। इस प्लेट पर क्या होगा, प्लस Q चार्ज, क्योंकि यहाँ से Q चार्ज आके यहाँ आ गया। इस पर अगर Q चार्ज आ गया, तो इसके बगल वाले पे कितना माइनस के Q चार्ज होगा। तो पहले इस पर कितना चार्ज था, 0, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज कितना था, पहले 0। इस पर प्लस Q आया, तो इंडक्शन की वजह से माइनस Q चार्ज इस पर आ गया। माइनस Q चार्ज इस पर आया, तो प्लस Q इस पर आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस करके तो 0 बनेंगे। अगर इस पर प्लस Q आया तो इस पर माइनस Q आया, इस पर माइनस Q आया तो इस पर प्लस Q आया, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q। इस पर माइनस Q चार्ज क्यों, पहले इस पर चार्ज 0 था। Q चार्ज अगर इससे ले लेंगे, पहले इस पर चार्ज 0 था, Q चार्ज ले लेंगे तो क्या चार्ज आएगा, माइनस के Q। मतलब कि यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि चार्ज हर या प्रत्येक संधारित्र पर, चार्ज प्रत्येक संधारित्र पर समान है। इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q। ये इस पर चार्ज कितना Q1 और ये कितना Q1 भी Q है, Q2 और ये कितना Q3। Q1 Q2 Q3, Q2 भी Q है, Q3 भी Q है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं, V1, विभवांतर मान लेते हैं V1, ये विभवांतर V2, ये विभवांतर कितना V3। इस संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम से कई सारी चीज़ें सीखनी है। ऐसा हमने प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा था, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसे इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले क्या आता है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है। जो आवेश Q है वो Q1, Q2 और Q3 के समान है। सेकंड बात करेंगे, हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई और ये V वोल्ट V1, V2, V3 में ब्रेक हो गया,
मतलब क्या है, विभव विभाजित है, विभव विभाजित हो रहा है। मतलब जो V विभव की बैटरी थी वो V1, V2 और V3 में क्या हो गया, विभाजित हो गया। V विभव की बैटरी थी वो V1, V2, V3 में क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो इसमें क्या है, विभव विभाजित है। ठीक है, इसके बाद तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल, तुल्य संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं। इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। मुझे इन तीनों संधारित्र के तुल्य धारिता निकालनी है। तो तुल्य धारिता का क्या मतलब है कि जो तीनों संधारित्र मिलकर जो कार्य कर रहे थे वो कार्य अगर कोई एक संधारित्र कर ले तो वह एक संधारित्र इन तीनों के तुल्य संधारित्र है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों को हटाकर मैंने एक संधारित्र लगा दिया जिसकी धारिता कितना है, C इक्विवेलेंट। इसको उतने ही विभव वाली बैटरी से लगाया V, तो उतना ही चार्ज फ्लो होगा। इसमें कितना Q प्लस Q और कितना माइनस Q। देखो अगर ये C1, C2, C3 के तुल्य है तो इसका मतलब क्या है कि जो C1, C2, C3 मिलकर कार्य करते वो अकेला करेगा। इनको जब V वोल्ट की बैटरी से लगाया तो Q चार्ज निकला, यहाँ भी V से लगाया तो Q चार्ज निकला, तो प्लस Q माइनस Q हो जाएगा। अब देखो थर्ड पॉइंट में हमें पता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 दिया हुआ है। V अगर निकालें यहाँ से Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V हो जाएगा। V निकालें तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्वलेंट। V की जगह पर Q अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू V1। यहाँ से V1 निकालेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1, और Q1 तो Q है तो कितना Q अपॉन C1। ऐसे ही V2 हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 हो जाएगा कितना, Q अपॉन C3, क्योंकि तीनों पर चार्ज क्या समान है। Q को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू यहाँ से भी कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस Q से ये Q मर गया तो यहाँ से रिजल्ट आया 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या निकल के आया, इक्वलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो संधारित्र की धारिता 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और भी 3 के बाद 4, 5 जोड़े हो तो वो भी ऐड होते जाएंगे, ऐसे ही उनका उल्टा करके ऐड करते जाएंगे तो 1 अपॉन C इक्वलेंट आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो एक चीज़ और देखिए, ये फोर्थ पॉइंट यहीं ले लेते हैं, इधर वो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, या इसको थर्ड कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम, फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो Q सेम है, Q क्या समान है, और V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। C इक्वल टू Q अपॉन V, या V क्या होता है, Q अपॉन C होता है, और Q क्या है, समान। तो V अनुक्रमानुपाती है 1/C के, जो विभव है वो अनुक्रमानुपाती 1/C के। इसका मतलब इस पर विभव V1, V2, V3 मैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3 लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C2। तो ये जो विभव आए थे C1, C2, C3 पर, उनका अनुपात कितना आएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन। सेकंड पढ़ेंगे हम क्या, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने मान लो इस तरह से कैपेसिटर लगाया,
ये एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये कैपेसिटर कितना है C1, ये कैपेसिटर कितना है C2, ये कैपेसिटर कितना है C3। ठीक है, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगा दी है, कितना प्लस और ये कितना माइनस। ठीक है, अब अगर यहाँ से Q चार्ज जा रहा है तो ये जो Q चार्ज है ऊपर किसमें Q1, इधर कितना Q2, इधर कितना Q3। इन पर Q1 Q2 Q3 चार्ज आए तो इसमें कितना प्लस का Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, इन पर चार्ज आ गए। तो यहाँ से Q चार्ज अगर आ रहा है तो इधर Q चार्ज निकलेगा भी, तो यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा Q1, इधर से कितना Q2, इधर से कितना Q3। तो ये कितना, अगर यहाँ से चार्ज Q1 चला गया, पहले 0 चार्ज था, Q1 चार्ज चला गया तो कितना बचेगा माइनस के Q1, ऐसे यहाँ पर माइनस के Q2, यहाँ पे कितना माइनस के Q3। प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग क्या आवेश है, इस पर Q1, इस पर Q2, इस पर कितना Q3। दूसरी बात, C1 को देखो, C1 की जो प्लेट है क्या वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ी हुई है, C2 की जो प्लेट है वो क्या डायरेक्ट बैटरी से जुड़ी हुई है, और C3 की प्लेट भी क्या डायरेक्ट बैटरी से जुड़ी हुई है। अगर बैटरी का विभव V है तो सभी संधारित्रों C1, C2, C3 का विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इसके भी एक्रॉस विभव कितना V, इसका भी विभव V, इसका विभव कितना V है। तो सबसे पहला पॉइंट, सभी संधारित्रों पर विभव समान है। सभी संधारित्रों पर विभव समान है। विभव कितना है, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V। V क्या, बैटरी के विभव के बराबर। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो सेकेंड देखो, Q1 Q2 Q3 में टूट गया, मतलब आवेश क्या है, विभाजित है, आवेश विभाजित हो रहा है। जो Q आवेश था वो किस किस में विभाजित हो गया, Q1 में, Q2 में और Q3। ठीक है, ये Q1 Q2 Q3 में विभाजित हो गया। आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा कितना Q बराबर, हमने क्या किया, मुझे इसका क्या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता निकालनी है, C1 C2 C3 की तुल्य धारिता निकालनी है। तो मैंने C1 C2 C3 को हटाकर एक संधारित्र लगा दिया जिसकी धारिता कितनी है, C इक्विवेलेंट। इसको समान वोल्ट की बैटरी V से जोड़ दिया गया। जब यह C1 C2 C3 के बराबर अकेला काम कर रहा है तो V वोल्ट की बैटरी, समान वोल्ट की बैटरी लगाई तो इसमें आवेश Q जा रहा था, तो इसमें भी आवेश कितना Q ही जाएगा। तो ये कितना प्लस का Q, ये कितना माइनस का। यहाँ से क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू QV, यहाँ से Q हो जाएगा कितना, C इक्विवेलेंट अपॉन V। थर्ड पॉइंट में देखो, अभी हमने निकाला था Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चीज अभी हमने निकाली थी, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q की जगह पर क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट अपॉन V। Q1 की जगह कितना, C1 अपॉन V, Q2 की जगह C2 अपॉन V, Q3 कितना C3 अपॉन V। क्या Q1 C1 C2 C3 पर विभव समान थे, V था, और V से क्या करें, V को कॉमन लेके काट देंगे। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट अपॉन V इक्वल टू V एलसीएम ले लेंगे, कितना V आएगा, ऊपर C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V मर गया, C इक्विवेलेंट हो गया कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या है, जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके लिए मुझे तुल्य संधारिता निकालनी है तो सभी की धारिताओं को जोड़ दो। ऐसा हम किस में करते थे, प्रतिरोध के समय में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता था। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता था तब डायरेक्ट प्रतिरोधों को जोड़ देते थे। यहाँ समांतर क्रम में अगर संधारित्र है तो उनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं। मतलब जो काम
प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता था, वो काम तुल्य धारिता निकालने के लिए संधारित्र में समांतर में करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, देखो इसमें हमें पता है, देखो V सेम है, V क्या है, सेम, और Q इक्वल टू C भी होता है, Q इक्वल टू C भी होता है। अगर V सेम है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, C के। हर कैपेसिटर पर चार्ज C1 पर चार्ज कितना आया, Q1, C2 पर चार्ज आया Q2, और C3 पर चार्ज कितना आया, Q3। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 निकालेंगे तो ये C1 अनुपात C2 अनुपात C3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गया, Q1 Q2 Q3 का रेशियो क्या है, C1 रेशियो C2 रेशियो C3। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। C इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर C1 और C2 दिया हुआ है। C1 C2 किस में है, सीरीज में है। ये पॉइंट A मान लेते हैं, पॉइंट क्या मान लेते हैं, B। तो A और B पॉइंट के लिए C1 C2 किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सीरीज के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, C1 C2 एलसीएम ले लिया, तो C1 का डिवाइड C1 C2 में जाएगा तो C2 बचेगा। C2 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, C2, और C2 का इधर डिवाइड करें तो C1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना, C1। तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, C1 प्लस C2/C1। ठीक है, ये 1/C इक्विवेलेंट निकला, C1 प्लस C2/C1 C2। यहाँ से अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो 1/C के लिए C निकालें तो उल्टा कर देंगे इसको, तो C इक्विवेलेंट के लिए C1 C2/C1 प्लस C2। ये क्या निकल जाएगा, C इक्विवेलेंट। कब, जब C1 C2 किसमें, सीरीज में। तो जितने भी मैं करा रहा हूँ सर आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। C1 C2 अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2/C1 प्लस C2। इसके बाद C और 2C को मैंने किस में लिया, सीरीज में। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C। यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C को एलसीएम ले लिया, C का 2C में डिवाइड 2 बार गया तो 2 इधर आ जाएगा, 2C का इधर 2C से डिवाइड 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया कितना, 3/2C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 2C/3। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C/3। मतलब कि अगर C और 2C किस में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है, 2C/3। इसको भी हमें रिजल्ट को याद रखना है। कैसे याद रखना है, एक कैपेसिटेंस C है और उस दूसरा कैपेसिटेंस उसका डबल है। एक कैपेसिटेंस C, उस दूसरा कैपेसिटेंस कितना, 2C, इसका क्या है, डबल है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, डबल वाले का 1/3, डबल वाले का 1/3। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये कितना है, 5 माइक्रोफेरेड, और अगला दिया है कितना, 10 माइक्रोफेरेड। इनका अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो 5 का डबल कितना, 10 है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/3 माइक्रोफेरेड। मतलब जो डबल वाला कैपेसिटेंस है उसकी /3 कर देंगे तो क्या, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगला देखो, अगर C और C किस में दिए हैं, सीरीज में। C और C किस में दिए हुए हैं, सीरीज में। यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। तो ये 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/C, या C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। इसका मतलब कि अगर दो कैपेसिटर सेम हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर सेम हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2। ये तीनों ही रिजल्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मैं अगली क्लास में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर अपने आंसर्स को
मैच करना।